Professor in Bionic Group of College, behalf of Group KPU. Today we are discussing about control statements. ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि प्रोग्राम्स के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं और आपके लूपिंग और इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, वो दोनों ही स्टेटमेंट जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम की कंडीशन को चेक करने का काम करते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं. उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज फॉल्स वाली कंडीशन में उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर 3 स्टेटमेंट अपने आते हैं मेन. इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और आपका स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, इफ स्टेटमेंट जो बेसिकली किसी भी कंडीशन को चेक करने का काम करते हैं. यहाँ पर सिर्फ अपने पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, ट्रू वाली. अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज फॉल्स वाली कंडीशन में वो कंट्रोल आपका लूप से बाहर निकल जाता है. इफ़ एल्स स्टेटमेंट में वहाँ आपकी ट्रू और फॉल्स दोनों की कंडीशन होती है. अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज जो कंट्रोल है आपका एल्स वाले पार्ट पर स्किप कर जाता है और कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स वाले पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. इफ़ एल्स इफ़, यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास मोर देन कंडीशन अगर अकर होती है तो उस केस में आप इफ़ एल्स इफ़ वाली कंडीशन पर आप काम कर सकते हैं. मतलब आपके इफ़ और एल्स दोनों में एल्स इफ़ वाला स्टेटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ़ कंडीशंस आपके पास होती है, ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन होती है. स्विच स्टेटमेंट वो किस ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ आपके पास कंडीशंस हो, बहुत सारे स्टेटमेंट हो, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उस केस में इफ़ एल्स वाले में आपको नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे. अदरवाइज आप स्विच स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे केस आपने लिख लिए, उसके बाद अगर कंडीशन किसी भी केस से मैच होती है तो उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. अगर आप लूपिंग और इटरेटिव स्टेटमेंट वाले पार्ट पे देखते हैं तो मेनली यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और आपका फॉर लूप. ठीक है, वाइल लूप जिसको अपन एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, जहाँ पर पहले कंडीशन आपकी चेक होती है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वाइल लूप के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज जो कंट्रोल है आपका बाहर स्किप कर जाता है. डू वाइल लूप जिसको अपन एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, जहाँ पर कंडीशन आपकी लूपिंग के बाद चेक होती है. इसका मतलब है अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो फॉल्स वाली कंडीशन में एट ए टाइम आपका वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूपिंग अगेन स्टार्ट होगी, अदरवाइज आपका कंट्रोल बाहर स्किप हो जाएगा. फॉर लूप जिसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंट्रोल पार्ट और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट. इंक्रीमेंट वाला पार्ट जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है. सेकंड पार्ट है कंडीशनल पार्ट की यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, लूप को कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है. और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट जो कि लूपिंग को हर बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने का काम करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. अब हर एक पार्ट को एक एक स्टेटमेंट का हर एक अपन सिंटैक्स चेक कर लेते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो वहीं पर सॉल्व हो जाए. ठीक है, यहाँ अपन एक इफ एल्स का एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ से कोई भी कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा. इफ वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज आपका कंट्रोल है वो प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपने कोई भी अमाउंट दिया हुआ है, यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा, अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 0.10%. ठीक है, इसको अगर अपन लॉजिकल वे में लिखते हैं, जैसे यूज़र ने अगर अमाउंट डाला है 500 तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है. कंट्रोल आपका प्रोग्राम्स के अंदर आएगा, यहाँ पर जो भी अमाउंट डाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से, क्योंकि ये 10% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में क्या है, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप 15,000 डालते हैं तो आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी. तो अंदर आके वो 0.10 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद वो डिस्काउंट में असाइन हो जाएगा. ठीक है, जो भी अमाउंट है अगर आप उसमें से डिस्काउंट को माइनस करोगे तो एग्जैक्टली आपकी प्राइस निकल के आ जाएगी. इसका मतलब है अगर यूज़र कोई भी कंडीशन डाल रहा है, अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, अदरवाइज अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर निकल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर एक
ये जो कर्ली ब्रेसेस यूज़ हुए हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट सिर्फ 1 है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस इंसर्ट करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, आपके पास दो कंडीशन होती है, एक तो ट्रू वाली कंडीशन और एक फॉल्स वाली कंडीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज नाम का, प्रॉम्प्ट वाला बॉक्स क्या करेगा, आपको एक बॉक्स क्रिएट करके देगा जिसमें यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर आपके पास एक मैसेज इंसर्ट होगा, प्लीज़ एंटर योर एज। वहाँ यूज़र अगर एंटर करता है कोई भी एज, फॉर एग्जांपल मैंने की 21। ठीक है, तो कंडीशन आपकी चेक होगी, अगर आपकी एज ग्रेटर देन है इक्वल्स टू 18 से, इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो इसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया 17, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। तो इफ़ वाले पार्ट पे नहीं जाके कंट्रोल आपका डायरेक्टली चल जाएगा एल्स वाले पार्ट के अंदर, और एल्स वाले पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अपन जो है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का भी एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो अपन सिंटैक्स देख रहे हैं वो है आपका इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का। यहाँ पर क्या होती है, यूज़र के पास नंबर ऑफ कंडीशन होती है। इफ़ एल्स के अलावा भी अगर आप और कंडीशन देना चाह रहे हैं तो उस केस में इफ़ एल्स इफ़ आपका यूज़ आता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20,000 से ऊपर की कोई शॉपिंग की है तो आपको जो है शॉपकीपर 0.15 का डिस्काउंट देगा। अगर आपने 10,000 से ऊपर की दी है तो 0.10 का देगा। 500 से ऊपर 5,000 से ऊपर की दी है तो 0.5 का वो डिस्काउंट देगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने एंटर किया है 20,000, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपकी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो एल्स वाले पार्ट पे चले जाएगा। यहाँ पर यूज़र ने इनपुट किया है 20,000, तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो आपकी कंडीशन ट्रू होती। ठीक है, तो कंट्रोल आपका डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाएगा, एल्स इफ वाले पार्ट पर। यहाँ पर कंडीशन आपकी चेक होगी, यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसके अंदर लिखे हुए जो स्टेटमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। अगर यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो उस केस में कंट्रोल आपका डायरेक्टली कहाँ पर जंप कर जाता, एल्स इफ वाले पार्ट पर, और यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होती। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा ये एल्स वाले पार्ट पे चले जाएगा और उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब है यूज़र के पास अगर नंबर ऑफ कंडीशन है तो आपको इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन दूसरा स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या होता है, अगर यूज़र के पास नंबर ऑफ कंडीशन है तो इफ़ एल्स इफ़ वाली कंडीशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, लॉजिकली ज़्यादा बाउंड हो जाती है, तो उस केस में अपन स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वही प्रॉम्प्ट, जब यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुलेगा जिसमें अपन यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है। ठीक है, लोकेशन में क्या होगा, एक ये वेरिएबल है जहाँ पर यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है मुंबई, तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पर भी उसको मुंबई वाला केस फाइंड आउट होगा तो उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर मुंबई उसको कहीं भी फाइंड आउट नहीं होता तो उस केस में जो डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट वाले स्टेटमेंट को प्रोग्राम में कहीं भी कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरे प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट वाला केस सिर्फ एट ए टाइम ही आपका यूज़ होता है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉलन आपका आएगा, सेमी कॉलन यहाँ पर आएगा। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जनरली अपन लास्ट में ही लिखते हैं ताकि यूज़र को ये पता चल जाएगी अगर उसने इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं दी है तो उस केस में आपका जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये एक ऑप्शनल होता है, यूज़र देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं भी दे सकता है। ठीक है, अब यूज़र ने इंसर्ट किया है मुंबई। ठीक है, तो केस 1 से पहले चेक होगा क्या मुंबई यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये सेकंड वाले केस पे चले जाएगा। सेकंड वाले केस पे उसको कंडीशन मिल जाती है तो इसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है
अगर इसके आगे और स्टेटमेंट होते तो वो और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता ही नहीं, यहीं से ब्रेक होकर कंट्रोल आपका वापस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। इसका अगर अपन सेकंड वाला पार्ट देखते हैं तो सेकंड वाला पार्ट होता है आपका लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती, या आप कह सकते हैं कि जब तक कि आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट जिसमें मेनली तीन होते हैं जो मैंने पहले आपको बताया था, फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप, ठीक है। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल अपन अभी देख लेते हैं एक बार। देखिए अपन कंट्रोल स्टेटमेंट का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जो अपना है इटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका फॉर लूप। फॉर लूप में मेनली तीन पार्ट होते हैं, आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट, आपका कंडीशनल पार्ट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट ये डिस्क्राइब करता है कि यूज़र को अपना जो लूप है, आपकी जो कंडीशन है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। कंडीशनल वाला पार्ट ये डिस्क्राइब कर रहा है कि बेसिकली जो लूपिंग वाली कंडीशन है वो कहाँ तक आपको एग्जीक्यूट करनी है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट ये एग्जीक्यूट कर रहा है कि आप उस कंडीशन को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं या डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। ये सारा यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हैं आप क्या कर रहे हैं कि 1 to 10 तक कोई भी नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी स्टार्ट हो रही है 1 से, ठीक है। कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो उस केस में जो कंट्रोल है वो आपका फॉर लूप के अंदर आएगा। तो ए जो वैल्यू दी हुई है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रेक रो जो आपका नेक्स्ट लाइन पर आपका कर्सर आ जाएगा। फिर दोबारा से कंट्रोल आपका इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे जाएगा जहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, मतलब एट ए टाइम अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोबारा से आपकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इस केस में भी आपकी ट्रू है तो दोबारा से ए की वैल्यू को वो प्रिंट करेगा जो इस समय क्या है, 2 है। दोबारा से कंट्रोल आपका इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे चले जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू +1 हो जाएगी दोबारा, मतलब यहाँ पर अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 यानी कि 3। दोबारा से कंडीशन आपकी चेक होगी, फिर दोबारा से ए प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पर अब 3 प्रिंट हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल आपका इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे चल जाएगा, यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा। तो ये वाला लूप कब तक चलेगा, 10 टाइम चलेगा। इसका मतलब है जैसे ही वो 11 देता है, 10 + 1 देता है, तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और आपका जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र को क्या प्रिंट लेता है, वो 1 to 10 तक की काउंटिंग, ठीक है। उसी तरह अपन वाइल लूप देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वाइल लूप जो होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप होता है या टॉप चेकिंग लूप होता है। इसका मतलब है कि वाइल लूप में पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम्स के लूप के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं नंबर की वैल्यू जो है वो आपने 1 असाइन की है, ये 1 to 5 तक ये प्रिंट करेगा ये वाला लूप। यहाँ पे अपन कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन आपकी ट्रू है तो नंबर को वो प्रिंट कर देगा। कंट्रोल वापस आपका n++ कर देगा, यहाँ पे num++ अगर मैं करती हूँ तो उसके केस में क्या होगा, नंबर +1। इसका मतलब है 1 + 1 नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। कंट्रोल वापस आपका यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर लिखे हुए जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। ये जो लूप चलेगा वो 5 टाइम चलेगा। जैसे ही नंबर +1 5 + 1 हो जाता है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंट्रोल आपका सीधा डायरेक्टली बाहर जम कर जाएगा। उसी तरह अगर अपन डू वाइल लूप देखते हैं तो डू वाइल लूप एज इट इज़ वाइल लूप की तरह होता है। दोनों में मेनली डिफरेंस बस यही है कि वाइल लूप जो है आपका टॉप चेकिंग लूप है और एंट्री कंट्रोल लूप है। उसी तरह डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है और बॉटम चेकिंग लूप है। इसका मतलब है कंडीशन आपकी फॉल्स भी होती है तो एट ए टाइम आपका इस में एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही आपकी कंडीशन चेक होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन कंडीशन देखते हैं तो वही वाइल और डू वाइल लूप सेम है, मतलब इसका मतलब है नंबर जो यहाँ पर नंबर की वैल्यू 1 असाइन की हुई है तो एट ए टाइम पहले वो नंबर की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों,
क्योंकि जैसे नंबर प्लस 1 कर देते हैं अपन तो नंबर की वैल्यू कितनी हो जाती है 5, वो ऊपर जाएगा, यहाँ पर कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होने पर भी वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं तो जावा एक स्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो कि यूज़र को सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है। कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है जिसके बिहाफ पर आप यूज़र कोई भी कंडीशन दे सकता है और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। थैंक यू सो मच।